हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी जो कि लगभग आपकी 32,000 प्लस पोस्ट आने वाली है। और ऐसा न्यूज़ मिल रही है कि ये पोस्ट लगभग बढ़कर आपकी 60,000 के समथिंग हो जाएंगी, जो कि अपने आप में बहुत ही सफिशियंट वैकेंसीज है। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी कैसी होती है, इनका काम क्या होता है, पे स्केल कितना होता है और हमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो हमारा सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप डी को लेकर आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी आखिरकार होता क्या है। तो देखो, रेलवे का जो लेवल 1 है, यानी हम कह सकते हैं कि रेलवे की जो सबसे लोअर पोस्ट है उसको नाम दिया गया है ग्रुप डी का। ठीक है, अगर ग्रुप डी की बात करते हैं तो ग्रुप डी का काम होता है एज ए असिस्टेंट, यानी आप असिस्टेंट होते हैं, सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। आपको कोई सा भी डिपार्ट मिल सकता है, जैसे आपको मैकेनिकल मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, सिग्नल डिपार्टमेंट होता है, आप उनमें एज ए असिस्टेंट या हेल्पर काम करते हैं। तो काम समझ आया। तो आपका काम रहता है इसमें या तो असिस्टेंट के रूप में या हेल्पर के रूप में, बात एक ही है। ठीक है, लेवल 1 में आता है तो जाहिर सी बात है आप 1800 ग्रेड पेपर लगते हैं, जो लगभग टोटल मिलाकर आपकी सैलरी 32-33 हज़ार के अप्रोक्स अकाउंट में आती है एज ए ग्रुप डी वर्कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका पैटर्न कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 100 ही मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। पेपर आपका सीबीटी मोड पर होता है, यानी कंप्यूटर पर होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम में। 1/3 की निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.33 मार्क्स काट लिया जाता है। 1/3 निगेटिव का मतलब ये है। बात समझ आई। उसके बाद आगे समझो, क्वेश्चन कितने आते हैं, मैंने अभी बताया 100 क्वेश्चन आते हैं। और 4 सब्जेक्ट यानी 4 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड रहता है। रीजनिंग, मैथ, साइंस एंड जीए प्लस जीएस, ये 4 पार्ट आपके रहते हैं। रीजनिंग के आते हैं 30 क्वेश्चन, मैथ के आते हैं 20 क्वेश्चन, साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चन और जीए प्लस जीएस के आते हैं 20 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता है 90 मिनट। इतनी बात समझ आई। क्या बताया मैंने, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स, मैथ के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीए प्लस जीएस यानी करंट अफेयर और आपका जीएस का पोर्शन मिलाकर आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100, जिनके लिए आपको टाइम मिलता है 90 मिनट। और पेपर कैसा होता है आपका, सीबीटी मोड पर होता है, यानी आप कंप्यूटर पर बैठ कर देंगे। आपको कोई भी ऑफलाइन पेपर यानी आपको सीट नहीं मिलेगी, केवल आपको रफ सीट मिलेगी। आपको कंप्यूटर में ही आंसर टिक करने होंगे। सीबीटी का मतलब ये होता है। यहाँ तक आई थिंक सभी के सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं मेजर टॉपिक, हमको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा जी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला आपका अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज, जिसको मैंने जीएस या जीके भी कहा, इसमें सबसे पहला आपको पढ़नी पड़ेगी जियोग्राफी। इंडियन हिस्ट्री भी आती है, कल्चर एंड स्पोर्ट के अभी आपके टॉपिक आते हैं, जनरल पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स। जहाँ तक मेरा मानना है इसमें केवल इंडियन इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, 1-2 क्वेश्चन आपकी माइंड से रिलेटेड आ जाते हैं।
जनरल पॉलिसी यानी आपकी जितनी भी योजनाएं वगैरह वो सब, और साइंटिफिक रिसर्च यानी जैसे नोबेल प्राइज़ हो गए, साइंटिफिक रिसर्च आ जाएगी आपकी कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान है किसने किसकी खोज की, ये सब सिलेबस पूछता है ये जीएस वाले पोर्शन में। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जियोग्राफी के कुछ मेन मेन टॉपिक है, जैसे आप इसमें पढ़ोगे क्या, इंडिया के बारे में, इंडिया यानी भारत के बारे में, भारत के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 आप पढ़ेंगे भारत की स्थिति क्या है, भारत किस पोल में कॉन्टिनेंट में स्थित है, यानी किस महासागर में स्थित है भारत, किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक, कॉन्टिनेंट महाद्वीप को कहते हैं, किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें, भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, भारत के ऊंचे पर्वत कौन है, कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछा करता है। जैसे मैं भी एग्ज़ाम दिया तो मेरे पे एक क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वैसे तो गंगा है, लेकिन अगर चौड़ी पूछ लेगा तो आपकी ब्रह्मपुत्र। और 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन में पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि नदी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो मैं देखा है इनका ज़्यादा फोकस रहता है, वो रहता है आपका जो आपकी प्राचीन इतिहास है, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन मेन टॉपिक है जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी आप इसका सिलेबस समझने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी यहाँ पर 2 प्रकार की पूछी जाती है, एक आपकी वर्बल होती है। अब ये वर्बल क्या होता है, जिसको नहीं पता वो समझेंगे। वर्बल आपकी डिपेंड रहती है अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स पर, इसको हम कहते हैं। अभी राइटिंग का थोड़ा इशू है, पेन से ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये आपकी 2 कैटेगरी में डिवाइड रहती है, यानी 2 पर डिपेंड रहती है, एक अल्फ़ाबेट और दूसरी नंबर्स। यानी इसमें आपको संख्याओं और अल्फ़ाबेट का पूरा खेल मिलेगा। और जैसे कि इसका पहला टॉपिक है नंबर सीरीज, आपको एक सीरीज मिल जाएगी, या तो उसमें से मिसिंग नंबर पूछ लेगा, या मिसिज अल्फ़ाबेट पूछ लेगा, या आपको लास्ट वाला पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगी, डायरेक्शन आएगा यानी दिशा से संबंधित, कोडिंग डिकोडिंग 2-3 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आते हैं। रैंकिंग यानी आप कैसे बैठाओगे, कैसे रैंक दोगे, लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, आयु से संबंधित लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आता है। ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 2-3 क्वेश्चन यहाँ से। एनालॉजी जिसको हम सादृश्यता कहते हैं, कभी कभी यहाँ से 3-3 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। डिसीजन मेकिंग लगभग यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके मेन टॉपिक हैं वर्बल रीजनिंग के, जिसमें 1-2 टॉपिक अगर मैं और इम्पोर्टेंट की बात बताऊं, जैसे इसमें आपका कभी कभी पूछ लेता है पासा, जिसको आप डाइस कहते हैं। ठीक है, वो भी पूछता है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलो नॉन वर्बल में मिरर इमेज, यानी मिरर आपने ऐसे रख दिया, इसके इस साइड में कौन सी इमेज बनेगी, इस टाइप का पर्सन। क्यूब्स एंड डाइस, ये यहाँ भी दे दी, यहाँ भी दे दी, चलो कोई बात नहीं। एम्बेडेड इमेज, फिगर मैट्रिक्स यानी आपको फिगर देगा, उसको काउंटिंग करने का देगा कुछ भी। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेज करा लेगा, यानी आपको इमेज दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन इसकी नहीं है या कौन है। शेप कंस्ट्रक्शन, क्यूब्स एंड डाइस 2 बार दे दिया टॉपिक, कोई बात नहीं। एनालॉजी इधर भी दे दिया, इधर भी कोई बात नहीं। एनालिटिकल रीजनिंग एंड वाटर इमेज, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपकी रीजनिंग के हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैं अपना स्कोर दिखा दूँ आपको एक बार। ये मेरा स्कोर है आरआरबी ग्रुप डी का, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मेरा नाम तो सबको पता ही होगा, आकाश कुमार। आरआरबी का जोन था गोरखपुर, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी एनईआर में आता है। टोटल 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, पता नहीं कैसे छूटा। मैंने इसमें टोटल 76 किए थे, क्योंकि मेरा पेपर बहुत हार्ड शिफ्ट आई थी, पता नहीं जीएस कहाँ कहाँ से पूछ लिया था, कुछ समझ नहीं आया था। 58 सही हुए थे। ठीक है, जिसमें से टोटल मार्क्स आए थे मेरे 68.50, और मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे 68.50, और परसेंटाइल आया था इसमें 97.77। और इस कट ऑफ की जो मेरे
जोन है इसकी जो कट ऑफ गई थी फाइनल, वो गई थी 52.8 नंबर पर। तो आप देख सकते हो मेरे से कितने मार्क्स फालतू हैं कट ऑफ से, तो ये भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टोटल शिफ्ट में 8780 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें मेरी रैंक आई थी 878585, लगभग 100-150 बच्चे मेरे से ऊपर थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो रही उसकी। आप भी मेहनत करोगे, आप इससे भी अच्छा स्कोर लाओगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी थोड़ी तैयारी ऐसी थी। 2022 शायद 21 का पेपर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद रीजनिंग का अगला टॉपिक हमारा, एक मिनट सॉरी, दोबारा देखें। रीजनिंग का अगला टॉपिक देखते हैं। पेपर कंप्लीटेशन आएगा, पेपर फोल्डिंग जो मैंने आपको पहले बताया, रूल डिटेक्शन आपको रूल दे देगा, डॉट सिचुएशन दे देगा, इमेज एनालिसिस दे देगा। पैटर्न में क्या होगा, आपको एक पैटर्न फॉलो करवा लेगा, जैसे पहले से लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, इसके बाद पूछ लेगा क्या आएगा। पेपर फोल्डिंग आपको पेपर मुड़वाएगा कि इसको मोड़ो फिर खोलो क्या आएगा। रूल डिटेक्शन में आपको एक दे देगा कितने % नंबर लाएंगे तो इसका सिलेक्शन होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। डॉट सिचुएशन आपको डॉट पर काउंट करा लेगा। इमेज एनालिसिस आपको इमेज का एनालिसिस करा लेगा, यानी इमेज छांटनी होगी कौन किससे रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे मैथमेटिक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने दिया है नंबर सिस्टम, ये मैंने खुद लिखे हैं, मतलब आई थिंक ये वो टॉपिक है जो रीजनिंग और मैथ और जीएस और साइंस के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सिलेबस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जिनको पढ़कर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगला टॉपिक है HCF एंड LCM, जिसको हम मैसा तथा लैसा कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको आपको भिन्न कहते हैं, दशमलव भिन्न। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसको आप अनुपात समानुपात कहते हो। अगला है यूनिटरी मेथड, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पढ़ा भी दूंगा, इसकी वीडियो बना दूंगा। परसेंटेज, इसको प्रतिशतता कहते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, इसको समय दूरी कहते हैं। टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। एवरेज, औसत। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। मैंसुरेशन पर मोस्ट 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 फोकस रखते हैं ग्रुप डी वाले, जो आपकी 2D और 3D में भी आती है। अलजेब्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल पूछते हैं, जिसको आप DI कहते हो। पार्टनरशिप, साझा, अच्छा टॉपिक है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे से मिस हो गया, जिसका नाम है आपका सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। बहुत जोर रहता है ग्रुप डी में, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ना पूछे। यानी सांख्यिकी, जिसमें आपका बहुलक, माध्यिका, माध्य, इन सब पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम। ठीक है, आगे बात करते हैं साइंस की। सबको पता होगा साइंस 3 भागों में डिवाइड रहती है। एक है इसका पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वैसे बायो का और तीनों का मिक्स टॉपिक है, कोई बात नहीं। फिजिक्स में आप पढ़ोगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका मापन। दूसरा आप पढ़ोगे इसमें गति। तीसरा इसमें आप पढ़ोगे क्या, समय, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। चौथा टॉपिक इसमें पढ़ोगे आप ऊष्मा, तापमान, प्रकाश, हीट। ये अच्छे अच्छे टॉपिक है जो आपका फिजिक्स में आते हैं। केमिस्ट्री में आप सबसे पहले पढ़ोगे परमाणु, फिर उस इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें अयस्क। ठीक है, एक और इसका टॉपिक इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं। बायोलॉजी में कोशिका, कोशिका चक्र, जीवों का वर्गीकरण, आपका पादप के बारे में, पादपों का वर्गीकरण, आपका ऊतक, पादप भी और जंतु भी, आपका ब्लड हिस्टोलॉजी जिसको आप कहते हो, सॉरी आप जिसको हिस्टोलॉजी मैंने गलत बोले, हिस्टोलॉजी ऊतक को कहते हैं, जिसमें आप सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हो।
इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बायोलॉजी में पूछता है। और इन्वायरमेंट में सो आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ोगे। तो ये जो मैंने अब तक डिस्कस किया, ये इसका स्टेज फर्स्ट थी, जिसको हम प्रीलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, यानी हमने भी स्टेज फर्स्ट के बारे में जाना। टोटल आपकी वैकेंसी 3 स्टेज में डिवाइड रहती है, और सेकंड स्टेज होती है इसकी फिजिकल। कोई इतना हार्ड फिजिकल नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। फिजिकल में क्या होता है, मेल के लिए 1000 यानी 1 किलोमीटर की रेस होती है, जिसको आप 1000 मीटर कहते हो, और टाइम मिलता है 4 मिनट 15 सेकंड। ये तो आपको रेस लगानी होती है, लेकिन इसमें दो रेस भी 2 टाइप की होती है। एक तो नॉर्मल, इसमें आपको नॉर्मल भागना है। एक वेट के साथ होती है, आपको क्या करना होता है, 35 केजी वेट लेकर चलना पड़ता है 100 मीटर, और लगभग आपको टाइम मिलता है, लगभग क्या एक्यूरेट टाइम मिलता है 2 मिनट। ये तो आई थिंक मेरे ग्रुप में जितने भी दौड़े थे, हर बच्चा इसमें क्वालिफाई हुआ था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, 2-4 बच्चे यहाँ पर रह जाते हैं, तो इसलिए आपको रेस भी लगानी पड़े। वहीं फीमेल के लिए ये जो 1000 मीटर की रेस है, ठीक है, ये जो 1000 मीटर की रेस है, इनको मेरे हिसाब से टाइम मिलता है, शुड बी एबल फॉर ए डिस्टेंस फॉर 400 मीटर इन 3 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। ऐसा है कि मुझे गर्ल्स का नहीं पता, क्योंकि मैं अपना दिया है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 400 मीटर की रेस आपको लगानी पड़ती है 3 मिनट 10 सेकेंड में। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेरे यहाँ तो ऐसा था, मेरे याद है कि 1000 मीटर की रेस के लिए उनको टाइम मिलता था 5 मिनट 30 सेकेंड। अब हो सकता है ये ऐसा हो, मैं इसमें आपको, वैसे यही होगा आई थिंक। लेकिन अभी तो आपका फोकस किस पर रहना चाहिए, आपका पेपर निकालने पर, स्टेज फर्स्ट पर। इसके बाद स्टेज थर्ड में आता है क्या, आपका डीवी, जिसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हो। और देन आपका होता है मेडिकल, और उसके बाद आपको मिलती है सीधी ज्वाइनिंग, और उसके बाद सैलरी आनी आपके अकाउंट में स्टार्ट। ठीक है, तो देखो मोटिवेट तो रहना पड़ेगा। आज का मेन टारगेट है गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लो, उसके बाद आप तैयारी करते रहो, एक अच्छा एस्पायरेंट उसी को माना जाएगा। मैं भी ये जॉब स्किप कर दी थी, तो मेरे लिए बड़ा मतलब पेनफुल साबित हुआ। तो आप ऐसी गलती मत करना, आप पेपर निकाल लो और ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। और जोन जो है अपने पास का भरेंगे, क्योंकि पास का जोन रहेगा तो आपको जॉब करने में कोई परेशानी नहीं होती है। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, या कट ऑफ कम जाने के चांस के कारण दूर का जोन भर देते हैं, फिर वहाँ पर जॉब करने में प्रॉब्लम आती है, फिर छोड़नी पड़ती है। तो आपके पास का जोन रहेगा तो आपको सहारनपुर मिल सकता है, यमुनानगर मिल सकता है, अम्बाला मिल सकता है, तो आपके पास रहेगा, तो जॉब करने का भी मज़ा रहेगा। आपको रुड़की मिल सकता है, यहीं का ही हमारे यहीं का ही लड़का है, उसको खरकड़ी मिला हुआ है पास में ही, 4-5 किलोमीटर है, तो आराम से चला जाता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सभी पेपर की तैयारी अच्छे से करें, कोई भी पेपर हार्ड नहीं होता, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है।